ये क्या हो गया? कोई बात सो नहीं, फिर हेल्प करूंगा, तभी तो दिए डाउट कि तुम लोग कोशिश तो करो। पता ही नहीं चलता कुछ सर। हाँ यही बात है, अब क्या करें। सर आप करा से तो लगता है इजी है, फिर करते हैं तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। ओके यस सर। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। अमर आपको आ रहा है? अमर आपको आ रहा है बेटा? अंजलि, अंजलि आपको आ रहा है? यस सर। रोहित कौन है? रोहित आ गया 12th। रोहित 12th के, ठीक है, नया स्टूडेंट। हेलो सर रोहित। आप जितना समझा रहे हो उतना आ रहा है। अच्छा, जितना मैं समझा उतना ही आ रहा है, उसके बाद जीरो हो जाता है। ना सर, जो आप क्वेश्चन कराते हैं वही आते हैं। ये यार, Yes, मतलब sir. ये समझ में आए। ये तो गलत बात है, ये तो फिर कोई मतलब नहीं है। सर जो आप पढ़ाते हो वही समझ में आता है। ये तो गलत बात है। तुम लोग फिर कैसे करोगे? एग्जाम कैसे देने जाओगे? मैं थोड़ी बैठूंगा सर आपके। बाद में भूल जाते हैं। हाँ सर। मैथ्स में थोड़ी ना भूलना होता है, मैथ्स तो प्रैक्टिस होता है, दिमाग लगाना होता है। सर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। राधिका, हेलो राधिका। राधिका कल आ रही हो तुम क्लासेस? तुम बोल रही थी, तुम्हारा मैसेज आया था। हाँ सर। कितने बजे आ रही हो राधिका? सर आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो। मैं आप कितने बजे उठ जाओगे? उस हिसाब से कंफर्टेबल हो जाते हैं। कितने बजे उठ सर जाओगे? आप बोलो तो 5 बजे पे उठ जाओ। अरे बाप रे, 5? चलो 5 बजे की रखते हैं राधिका, हो जाए 5 बजे। ओके सर। अरे बाप रे, तुम 5 बजे आओगी तो हम 5 बजे रखेंगे। कल एक काम करते हैं राधिका, सुनो, कल हाँ सर। फिर 9 बजे आ जाना। ठीक 9 है बजे, सर। ठीक है? आपके डाउट लेकर ओके जो सर। भी आपको पढ़ना है। हीर आपको आ रहा है बेटा समझ में? हेलो हीर। हाँ सर। यस सर, नो तो होता ही नहीं हीर का। कृषा, कृषा, हाँ सर। अब तुम डाउट के लिए नहीं आ रहे हो, क्या बात है? गुस्सा हो गई हो मेरे से? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आ रही थी बोल। सर आप जब क्लासेस पे आओ तब मैं आऊँ ना। नहीं, आ जाओ, कोई नहीं। तुम्हें ऐसा पूछना, पूछ के जा सकते हो। जैसे कुछ समझ नहीं आया तो आप आ सकते हो, लेकिन 1 घंटा तो सर बैठना, 1 घंटा बैठना पड़ेगा। कल कल तब कितने बजे आओगे सर? राधिका आएगी, राधिका अपने डाउट पूछे, तब तक तुम पढ़ना यहाँ बैठ के 1 घंटा, 9 बजे। तो सर कितने बजे आऊँ कल? 10 बजे आ जाओ। एक एक बच्चे को बुला सकते हैं ना, ज्यादा बच्चे नहीं बुला सकते। ओके सर। सर 10 बजे से पहले नहीं हो सकता? 11 बजे इंग्लिश का ट्यूशन है। हाँ हाँ, 10 से 11 पढ़ के आप निकल जाओ, अच्छा ओके ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। रेनी आपको आ रहा है बेटा सिमिलर ट्राइंगल की ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है। नहीं, सुनने में आया कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। नहीं नहीं सर आ रहा है। सर डिफिकल्ट तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अरे वाह, ये किसने बोला? जीत ने? यस सर। जीत, तू यार कॉन्फिडेंस दिला देता है, ऐसे बोल के ना बच्चों के दिल में आता कि हम कर सकते हैं। वेरी गुड। वो सुदर्शन कहाँ चले गए? सुदर्शन पापा, सर रुको, सुदर्शन मैं बुला के लाता हूँ। बुला के लाना। सुदर्शन है कहाँ? हाँ सर। रोजी, हेलो रोजी। सर सो रही हो, जाग रही हो, पहले ये बताओ। जाग रही हूँ। ठीक है, चलो जग रही हो तो फिर अच्छी बात है। स्मिथ, स्मिथ आज एब्सेंट? नहीं सर। कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो मेरे। हाँ, मिल गए, मिल गए स्मिथ, मिल गए, मिल गए भाई, मिल गए। चलो सब लोग प्रेजेंट हैं तो वी विल स्टार्ट। आज महक, महक कहाँ है? फिर मैं बोलूंगा तो बोल दे मैं तो यही हूँ। हाँ सर। कहाँ हो? दिख नहीं रही हो महक, ग्रुप में तो नहीं? सर हूँ तो सर। अरे हाँ, मिल गई महक भी, मिल गई भाई, ऊपरी है महक साहब, ऊपरी है, दिख गई। चलो अभी अपने लोग आगे का जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिया तो वर्कशीट, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई तो बता दो, मैं डिस्कस कर लूं फटाफट। बताओ बच्चों जो तुमने लास्ट पहले जो वर्कशीट दी थी उसमें भी करने थे ना? हाँ वो पहले वाले जो नहीं दिए थे मैंने वर्कशीट, उसमें उसके क्या कौन से क्वेश्चन है वो बता दो पहले, जो मैंने। 11। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर जो नहीं आया वो डिस्कस कर ले, तो उसमें क्या हुआ?
बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ क्या? 11 10 तक दिया था, 11 से तुम्हें बताना, 11 से 19 तक करने के लिए दिया था। ये तो 11 से 19 ये पूरे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी दिए हैं, आगे पीछे दिए। चलो मैं बता देता हूँ सर, इसमें खाली 14 और 15 आए थे। चलो अच्छा सर आ रहा है सुदर्शन। 2 आए बहुत बड़ी बात है, 2 आना भी बड़ी बात होती है। देखो 11th क्वेश्चन ध्यान से देखना। 11th में आपको बताता हूँ क्या करना है और कैसे प्रूव करना है। अपने ABCD ये पैराग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल AB और दूसरा AE, एक कोई भी लाइन सेगमेंट, ये मीट कर रहे हैं F पॉइंट पर। आपको मल्टीप्लाई AF into FB इक्वल टू EF into FD ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो 2 ट्राइंगल को सिमिलर करना है। अब क्वेश्चन आता है कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करें? AF कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? AFD ये ट्राइंगल, और EFB इस ट्राइंगल का पार्ट है। देखो BF मतलब ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया, ये FD आ गया, ये वाला ट्राइंगल, यानी आपको ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल EFB को सिमिलर करना है। जब भी मल्टीप्लाई रेशियो, ये इसका मतलब सिमिलर करना कंपलसरी है। अब देखो इसमें सिमिलर करने के लिए हमें सिर्फ एंगल्स ढूंढने हैं। एक तो वर्टिकल अपोजिट आ गया, एक आपको पता ऑल्टरनेट एंगल है ये और ये ऑल्टरनेट, क्योंकि आपको पता है ये वाली लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होने से ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए, तो एंगल से सिमिलर हो गया। तो हमने लिखा ट्राइंगल AFD सिमिलर टू ट्राइंगल। सबसे पहले A के साथ E आ रहा है ऑल्टरनेट एंगल, F के साथ F आ रहा है वर्टिकली अपोजिट, और D के साथ आ रहा है, D के साथ B आ रहा है, तो सिमिलर होगा रेशियो AF बाय AF के नीचे EF, FD के नीचे FB, और तीसरा लिखना तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो AF इंटू FB इक्वल टू EF इंटू FD, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। ये आया वीरेंद्र समझ में तुम्हें? यस सर। पक्का? कितना इजी क्वेश्चन था, या तो तुमने दिमाग नहीं लगाया इसमें, इतना आसान क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ भाई। सुदर्शन तुम कहाँ आए कि नहीं? सुदर्शन छुट्टी पर है तो आ गया कहाँ दिख नहीं रहा? सुदर्शन कहाँ हो भाई? हेलो सुदर्शन भाई, तुम कहाँ हो? तुम्हारा होमवर्क नहीं आ रहा है, क्या हुआ? इस बार लग रहा है मैथ्स टफ लग रही है तुमको, बहुत टफ लग रही है, प्रैक्टिस नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है बच्चों? मैंने 19 तक दिया था पहले, 11 to 19, उसमें कोई डाउट? कौन सा 12th क्वेश्चन? चलो 12th क्वेश्चन बता देते हैं। ये आपका राइट एंगल, यहां से ये राइट एंगल, ये राइट एंगल दिया हुआ है आपको, ये EB और ये A आ गया। क्वेश्चन का आपको बोला है BE अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन BC, ये B पॉइंट ये C पॉइंट। सबसे पहले BE और AC कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं? तो अब देखो BE और AC मतलब ये वाला ट्राइंगल BE, फिर इसका DE और DE इस ट्राइंगल के पार्ट है, तो ये वाला ट्राइंगल, और AC और BC ये बड़े वाले ट्राइंगल, यानी ये छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से आपको सिमिलर करना है। कैसे कंपेयर करें? देखो BE बाय DE दिया ना, एक BE और DE इस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, AC और BC और AC इस फुल ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। जैसे ही सिमिलर होगा रेशियो अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। सबसे फर्स्ट एक तो देखो ये छोटे ट्राइंगल 90 आ रहा, बड़े में एंगल C 90 आ रहा है। छोटे में आप देखोगे एंगल 1 और 2 का सम 90 है, तो छोटे का 1 बड़े का 2 90 दे रहा है। लेकिन आपको पता है एंगल 2 और 3 का सम भी 90 है, 2 और 3 का सम, क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 होता है तो बाकी बचे हुए 2 एंगल का सम ऑटोमेटिकली 90 हो जाता है।
यानी एंगल 2 प्लस 3 का सम 90 है और एंगल 2 और 1 का सम भी 90 क्योंकि पूरा 90 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 कॉमन हो गया, 1 और 3 ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए हमारे। वीरेंद्र समझ आया या सभी को मैंने क्या बताया? देखो 1 और 2 का सम 90, 2 और 3 का सम 90, इससे 1 और 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 क्योंकि दोनों का सम 90, 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 का वैल्यू 3 के इक्वल आ गया। ऐसे एंगल को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो दो एग्जांपल से भी कर सकते हो। सपोज इस एंगल को तुमने 30 माना तो ये 60 हो गया, लेकिन इस ट्रायंगल में अगर ये 90 60 तो ये 30 हो जाएगा, तो इससे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, तो एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए और सिमिलर के बाद आपको रेशियो बनाना है। करके दो इसको पूरा। तो कैसे सिमिलर किया? ट्रायंगल बीईडी सिमिलर टू, देखो अरेंज करना, बी एंगल के साथ ए आ रहा है, ई एंगल के साथ ई 90 और सी 90 आ रहा है, और डी के साथ आपका आ रहा है, डी के साथ बी आ रहा है। अब अरेंज किया बीई अपॉन एसी, ईडी अपॉन बीसी, बस ये दोनों ले लिया। अब आपने क्या किया? ईडी को नीचे क्रॉस किया, एसी को ऊपर, तो बीई अपॉन ईडी, एसी अपॉन बीसी, ये आपका प्रूफ हो गया, रेशियो बन गया। देख लो बच्चों, आपको कोई भी देखो प्रूफ करने के लिए आपको एंगल्स, दो एंगल इक्वल करने ही पड़ेंगे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन जो नहीं आया? 13 क्वेश्चन, ठीक है, कोई ना, कोई बात नहीं। देखो 13 में क्या दे, एक पोल है, इसको मैं रन कर दूं जिससे वो क्या क्वेश्चन एकदम साफ दिखे तुम्हें। 13 क्वेश्चन बढ़ के रखना, सब लोग एक बार समझ के रखो जिससे मैं समझाऊं तो एकदम क्लियर आइडिया हो जाए। 13 में एक पोल दिया हुआ है जो कि 7.5 मीटर का है, उसकी जो शैडो है वो आ रही है 5 मीटर की। उसी सेम टाइम पर एक टॉवर जिसकी शैडो 24 मीटर है, एक शैडो 24, उसकी हाइट कितनी वो आपको ढूंढनी है। मतलब ये शैडो 24 तो हाइट कितनी है, तो मैंने बताया सेम टाइम का मतलब होता है नॉट वर्टिकल एंगल सेम होता है, क्योंकि सन की रेज सेम टाइम पर सेम एंगल बनाती है, और दोनों राइट एंगल में तो ये 90 डिग्री आ गया, तो एंगल से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर होने के बाद रेशियो हमने लिखा 7.5 अपॉन h इक्वल टू 5 अपॉन 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी हाइट फाइंड कर लो टॉवर की आसानी से। देखो ये दोनों सिमिलर हो गए 90। सर नहीं समझ आया। देखो फिर बता दो, नहीं क्वेश्चन समझ में आया? एक पोल है जिसकी हाइट 7.5, उसकी शैडो नीचे की साइड बनेगी 5 मीटर की। दूसरा एक टॉवर जिसकी हाइट पता नहीं है लेकिन शैडो 24 है। सेम टाइम का मतलब होता है कि 4 बजे हमने ऑब्जर्व किया, तो 4 बजे दोनों पर सन की रेस एक जैसी पड़ेगी, तो वर्टिकल एंगल दोनों का सेम बनेगा। तो ये एंगल सेम है, 90 सेम है क्योंकि वर्टिकल है, तो दो एंगल इक्वल होने से सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने से रेशियो 7.5 अपॉन h इक्वल टू 5 अपॉन 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप h की वैल्यू फाइंड कर लो। नहीं आया वीरेंद्र समझ में? सर वो दूसरे एंगल्स कैसे इक्वल हुए? क्वेश्चन में देखना एट द सेम टाइम का मतलब होता है वर्टिकल एंगल दोनों के हमेशा सेम रहेंगे सेम टाइम पर, हमेशा। जैसे आप देख लो फॉर एग्जांपल हाइट तो दी हुई है ना 7, 90 सेम है, और एट द सेम टाइम पे वर्टिकल एंगल हमेशा सेम रहेंगे, तो उसके कारण एंगल से ये सिमिलर हो जाएगा। फिर सिर्फ साइड्स का रेशियो कंपेयर करके h आप फाइंड करो, 7.5 अपॉन h 5 अपॉन 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसके h की वैल्यू निकालो, जैसे 7.5 into 24 upon 5 is h, 15 जा 15 4 जा 120, 15 2 जा 30 plus 42, 15 4 जा 65 6, 15 2 जा 30 और 36, तो इसका आया 36 मीटर का इसकी हाइट होगी, 36 मीटर का टावर की हाइट होगी। वीरेंद्र को अभी भी नहीं समझ में आया?
आ गया सर। किस किस को नहीं आया? कभी भी एग्जाम में सेम टाइम बोले, वर्टिकल एंगल सेम रहेगा, ये याद रखना। और ये वाला जो एंगल है वो हमेशा 90, क्योंकि वो परपेंडिकुलर खड़े थे। जैसे तुम भी खड़े होगे ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पर खड़े होगे, कोई भी टॉपर होगी वो 90 डिग्री पर होगी, ये तो 90 दोनों ही होगा, सिर्फ ये दोनों एंगल को सेम टाइम के साथ इक्वल करते हैं। चलो और बच्चों कौन सा डाउट है? बच्चों और कौन सा डाउट? 16 तो मैं बताऊंगा, और किसी का कोई डाउट नहीं है? मेरे ख्याल से बाकी ने ट्राई नहीं मारे। 16 क्वेश्चन बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया होता तो शायद पता। 16 किसी ने अटेम्प्ट किया? 16 क्वेश्चन वीरेंद्र के अलावा लगता किसी ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अब ये सर मेरे को 16 वाला नहीं आ रहा है। कौन है भाई 16 वाला? सर वंश। वंश, क्या बात है, वंश ने ट्राई मारा है, वेल डन। तो देखते हैं 16 वाला। जो 16 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना है इसको। 16 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आपको सिंपल कोऑर्डिनेटर दिया है, बड़ा से कोऑर्डिनेटर बना देता हूं, और इसके नेमिंग जैसे इसमें भी वैसे ही ए बी सी डी दिया हुआ। फिर इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स एक बीडी डायगोनल बनाया और एक डायगोनल एसी। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो एडी और बीसी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है आपकी। उसके साथ एक और कंसेप्ट दिया है कि जो पी है वो AB का मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। फिर आपको दिया है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट Q है, तो Q का मिड पॉइंट AC हमने यहाँ पर Q पॉइंट डाल दिया। और S इज मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट हमने S रख लिया। अब आपको ये फिगर को ज्वाइन किया, R से S, S से P, P से Q, Q से R। तो ये फिगर जो तुम्हारा बन रहा है ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ कर रहा है। PQRS इज ए रोम्बस। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट पैरेलल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ये दो चीजें रोम्बस के लिए जरूरी है। पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो और दूसरा इसकी चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना। तो सबसे पहले कैसे करना, देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये मिड पॉइंट है BD का। देखो ये BD दिख रहा है आपको, ये पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। ABD ये पूरा ट्राइंगल हमने सिलेक्ट किया। इस पूरे ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट P है और BD का मिड पॉइंट S है। तो मैंने बताया लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है, तो ये वाली साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। क्लियर हो गया? अब इसी ढंग से अब हम इधर आते हैं, ये वाली साइड को। R किसका मिड पॉइंट है, DC का। Q मिड पॉइंट है AC का। इसका मतलब है RQ इज हाफ ऑफ AD एंड RQ इज पैरेलल टू AD। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं? देखो Q इज, देखो Q AC का मिड पॉइंट है, R DC का। तो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट हमेशा थर्ड साइड पे पैरेलल होती है। तो ये लाइन भी इसके पैरेलल और इसके हाफ है, और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल थी हाफ। इसका मतलब है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। तो इससे ये पैरेललोग्राम बन गया। मैंने बताया था अगर एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया PS इज पैरेलल टू RQ, PS इज इक्वल टू RQ। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो PQ किसके पैरेलल आएगा और किसके इक्वल आएगा, किसके हाफ होगा? PQ इज BC के पैरेलल और BC के हाफ। अब आते हैं यहाँ पर R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, S इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल भी और इसके हाफ भी। इसका मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। देयरफॉर RS इक्वल टू PQ, RS
पैरेलल टू PQ। तो देखो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, इसके कारण ये पैरेललोग्राम तो बन गया है, लेकिन आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो इसका हाफ ये, इसका हाफ ये, तो ये दोनों इक्वल आ गए। किसी भी पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं तो पूरी फिगर पैरेललोग्राम बन जाती है। तो इससे आपने देखो ये वाली जो साइड है रोम्बस वो इसके इक्वल आ गई, और ये वाली साइड है, देखो ये अभी हमने प्रूव किया कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पढ़ा कि ये वाला इसके पैरेलल और इक्वल है, तो ये इसके हाफ हो गया, और ये वाली साइड हमने इसके हाफ प्रूव कर दी। तो लेकिन ये अगर आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होती है तो वो पूरा रोम्बस बन जाता है। ये इसका प्रूफ हो गया। देखो बच्चों आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, पहले चेक कर लो। सर हम लोग 9th का थ्योरम यूज कर सकते हैं इसमें? क्यों नहीं कर सकते? 9th की एप्लीकेशन हम ले सकते हैं, बीपीटी थ्योरम भी ले सकते हैं, क्योंकि साइड का रेशियो देखो 1 सेम आ रहा है, इसके लिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो बीपीटी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। देखो साइड का रेशियो ले लो ना, अगर बीपीटी नहीं आ रहा मतलब वो 9th का प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे, 9th का कर सकते हैं। देखो एक चीज बताओ मेरे को, अगर आप 10th में आए हो तो क्या आप प्लस माइनस जो करते हो तो वो क्या फर्स्ट सेकंड क्लास का नहीं यूज करते हो, तो उससे क्या लेना देना? आप 9th का ले सकते हो, 8th का भी यूज कर सकते हो, 7th का भी कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताओ बच्चों जो डाउट है? इसके बाद बीपीटी दिखाओ ना। क्या फिर से बताऊं ये वाला क्वेश्चन? मैं सर बीपीटी से कैसे करेंगे? बीपीटी से बता दो। यस सर, फिर से बताओ ना। फिर से बता दो। देखो सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल ABC सिलेक्ट किया, ये पूरा, अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखो तो AP अपॉन PB का रेशियो 1:, इक्वल आ रहा है ना, AP अपॉन PB दोनों हाफ हाफ है, तो AP अपॉन PB का रेशियो 1:1, AQ अपॉन QC का रेशियो भी 1:1 आ रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। समझ आया कि नहीं बच्चों? ये वाली लाइन जो है ना मिड, वो बीपीटी थ्योरम से ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा था PQ, तो ये जो पॉइंट है आपका ये SP पैरेलल टू BC आ रहा है। सेम वैसे आपने ये इसका DR अपॉन RC इक्वल टू CQ अपॉन QA बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसके पैरेलल आ गया। तो ये दोनों ही लाइन देखो, अभी हमने पहले इसको प्रूव किया इसके पैरेलल, अभी हमने इसको जस्ट वेट, देखो ये बीपीटी थ्योरम से भी किया ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, एक मिनट, ये वाली साइड इसके पैरेलल, क्योंकि बीपीटी से आया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये वाला बीपीटी से इसके पैरेलल आ गया। सेम वैसे अभी हमने CQ अपॉन QA का रेशियो 1:1, CR अपॉन RD का रेशियो 1:1, तो ये भी लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप इसके पैरेलल प्रूव कर दो तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन फिर मिड पॉइंट का कंसेप्ट आएगा कि ये इसके हाफ है और ये इसके हाफ है, लेकिन ये दोनों इक्वल, इसलिए इनके हाफ भी इक्वल आएंगे, तो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होने से ये रोम्बस बन जाएगा। कृष्णा समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा कम आया, मतलब आया सर, थोड़ा कम आया, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या सारी फिगर देखो, चलो मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, तुम्हें अगर ये पॉइंट नहीं आया, इसका क्या सारे डायग्राम नहीं बनाते हम, एक एक डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे आपने ये फिगर ले लिया, ये दिया है आपका ABCD, इसका डायगोनल बनाया आपने, यहां से इसका डायगोनल बनाया, और इसमें आपको सब दिया है कि इसका मिड पॉइंट है और R इसका मिड पॉइंट है। दूसरा आपका दिया है Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC डायगोनल का मिड पॉइंट हमने Q ले लिया, तो Q यहां पर रखा Q, ये दोनों इक्वल आ गए, और S इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये इसके इक्वल आ गए, ठीक है। अभी हम सबसे पहले ये ले लेते हैं। अब देखोगे सबसे पहले AP अपॉन PB का रेशियो कितना है, 1:1 है, क्योंकि P मिड पॉइंट है। सेम वे से AP अपॉन PB का रेशियो 1:1 है,
AQ अपॉन QC का रेशियो कितना है 1:1। कन्वर्स ऑफ BPD से ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। सेम वैसे BPD थ्योरम देखो, ये जो लाइन है ये आपका मिड पॉइंट है, तो AQ अपॉन QC का रेशियो AP अपॉन PB के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल, कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम। अब सेम वैसे आपने क्या किया, अब इसके बाद इसको ज्वाइन किया अपोजिट वाले को। देखो S इज मिड पॉइंट ऑफ AB है, इसका मतलब DS अपॉन SB इक्वल टू DR अपॉन RC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल आ गई। अब ये दोनों ही लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये आपस में पैरेलल हो गई। हेलो कृष्णा, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। DS अपॉन SB इक्वल टू DR अपॉन RS, रेशियो सेम इसलिए RC पैरेलल टू BC, इसलिए आपस में पैरेलल हो गई। अब उसके बाद हमने इसी तरीके से इसको ज्वाइन किया। अब देखो AP अपॉन PB का रेशियो BS अपॉन SR के इक्वल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। सेम वे से हमने इसको देखा ज्वाइन किया। DR अपॉन RC का रेशियो AQ अपॉन QC के इक्वल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों ही लाइन इसके पैरेलल, इसलिए आपस में पैरेलल हो गई। तो अपोजिट साइड पैरेलल होने से ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आता क्वेश्चन ये इक्वल कैसे है? आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम से ये लाइन इसके हाफ है, और ये वाली लाइन जैसे देखो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या ये इसके हाफ हो गया, और यहां से देखा तो ये इसके हाफ, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं इसलिए इसके हाफ भी इक्वल आ जाएंगे। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होने से ये रोम्बस बन जाएगा तुम्हारा। समझ आया कि नहीं आया कृष्णा? पूरा आ गया सर। पक्का? हाँ चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी, इतना आसान तो नहीं बोल सकता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आया बोलो? 17 वाला, ठीक है। मैं रफ कर दूं इस फिगर को, इसको लिखना ज्यादा, लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो लिखना आसान हो जाएगा। फिर भी लिखना नहीं है तो मेरे को बता देना, तो मैं आपको लिख के सॉल्यूशन भेज दूंगा कि कैसे लिखना होता है। जैसा अब ये देखो, ये एक आपको सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के अंदर ये आपको ए बी कोड, यहां से CD कोड दिया हुआ है, और ये P पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। देखो PAC ट्राइंगल और PDB ट्राइंगल को सिमिलर करना, क्या सिमिलर हो सकते हैं? या चेक करो। सिमिलर के लिए सिर्फ दो एंगल इक्वल करने होते हैं। एक तो आपको पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया, दूसरा आपको पता है ये वाला एंगल A एंगल B के इक्वल है। आप बता सकते हो क्यों एंगल A और D इक्वल है? Angle in the same arc. बिल्कुल, आपने लास्ट में पढ़ा था। देखो ये दोनों ही एंगल BC आर्क से बन रहे हैं, BC आर्क से ये दोनों बन रहे, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से इक्वल हो गए, तो एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए, ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद आपको रेशियो बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। जैसा आपने ये ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल P के साथ कौन सा एंगल है? P इक्वल आया, A के साथ D आया, और बच गया हमारा C के साथ B। रेशियो बनाया PA अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन PB, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं MCQ में। आपको ये 4 दिया है, ये 5, ये 6 और इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए बोलते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू x। इससे आप PC की वैल्यू ढूंढ सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि हमने ये प्रूफ यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे। 4 इंटू 5 PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, तो इसलिए 4 इंटू 5 शुड बी इक्वल टू 6 इंटू x। उससे आप x की वैल्यू ढूंढ लोगे, तो ये क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है, आपको MCQ में पूछ सकते हैं ऐसा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो 18। ये तीनों ही क्वेश्चन MCQ के हैं, ध्यान रखना। बताओ कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? 18? यस सर। ठीक है, 18 पढ़ लिया, एक बार पढ़ के देखो, 2 मिनट में आंसर इसका भी निकल जाएगा।
इसको मैं रफ करता हूँ, 18 का मैं डायग्राम बता रहा हूँ। देखो 18 क्वेश्चन, 18 में आपको क्या दिया है, एक कोड को आपने एक्सटेंड कर दिया, दूसरी ये कोड को एक्सटेंड किया, तो ये आ गया P पॉइंट पर, यहां से A और C और ये B और D। आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो ट्राइंगल PAC, ये छोटा सा ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल फुल ट्राइंगल PBD। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, 17, 18, 19 ये मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन है। बता सकते हो, ये देखो मैं टेक्स्ट बुक में, ये आपको दोबारा से करना होगा, ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान से क्या ये सिमिलर है ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल? यस सर। कैसे बताओ, कौन कौन से एंगल इक्वल है? सर एंगल AB PC is equal to कॉमन आ गया तुम्हारा। दूसरा एंगल कौन सा है विधि? एंगल इक्वल टू एंगल C। एंगल B इक्वल, क्या बोला फिर से बोलो? सर एंगल B इज इक्वल टू सर एंगल PCA। PCA बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल आता है। तो A D के इक्वल है, C B के इक्वल है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बता दो। आपको पता है इसका एंगल सपोज 60 है, तो ये एंगल आपका 120 होगा क्योंकि साइक्लिक होते हैं, अपोजिट एंगल का सम 180। ये 120 है तो ये लीनियर वैसे 60 आ गया, इसके कारण ये एंगल हमेशा इसके इक्वल है। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू D, एंगल C इक्वल टू B। रीजन में एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और P कॉमन आ रहा है तो एंगल से सिमिलर हो गए, और सिमिलर के बाद फिर रेशियो आपको बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये कर लोगे कि मैं करके बताऊं? कर लूंगा सर। सब लोग कर लेंगे? PA is equals to AB और PC is equals to PD, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये इक्वल नहीं है बेटा, एंगल्स इक्वल करने, रेशियो दिए ही नहीं है तो रेशियो को तो कंपेयर करना होता है। आपको यहाँ एंगल लिखना है, एंगल P इक्वल टू P कॉमन एंगल, एंगल C इक्वल टू एंगल B एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं आपको प्रूव करने की। तो बाय एंगल ट्राइंगल PAC सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ P के साथ P को अरेंज किया, C के साथ B को अरेंज किया, और बच गया कौन सा एंगल इसमें? D मिडल में आ गया। अब रेशियो बनाया PA बाय PD, PC बाय PD, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई PA इंटू PB इक्वल टू PD इंटू PC, यानी PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ये इसमें भी एग्जाम में पूछते हैं, ये 4 दिया है, ये 5, ये 6, AB का वैल्यू क्या आएगा एग्जाम में प्रूफ है, एग्जाम में करके बताओ। सिमिलर आपको नहीं दिया है, आपको खुद ही सिमिलर करना है। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। अब देखो PA का वैल्यू तो 4 है, PB का वैल्यू के लिए आपको AB को x मान लो, तो PB कितना हुआ? 4 प्लस x, और PC आपको 5 दिया है, और PD पूरा कितना? 11, 5 प्लस 6 11। अब इससे आप x की वैल्यू ढूंढते ही AB की वैल्यू निकल आएगी। ये MCQ में मिलेंगे क्योंकि अब ज्यादातर आपको क्वेश्चन MCQ में पूछेंगे, लेकिन MCQ को भी समझने के लिए आपको ये बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, तो MCQ आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये समझ में आया आप लोगों को मैंने जो बताया? PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, बस उसके थ्रू आप जो वैल्यू फाइंड करना कर सकते हैं। हाँ और बताओ कौन सा? सर AB की वैल्यू क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर वो एक लास्ट वाली साइड की AB की वैल्यू पॉइंट में आएगी ना सर? हाँ आ सकते ना पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं है। डेसिमल्स में आए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बस डेसिमल में आ सकती है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती, वो ध्यान रखना। पॉजिटिव तो आई। तुम लोग कहाँ चले गए थे सब लोग? रिज्वाइन कर दे, बोल दी चालू है क्या? बोलो। हाँ सुनो बच्चों,
एकदम से बंद हो गया। तुम लोगों ने कहाँ बंद कर दिया जानबूझ के? आवाज आ रही मेरी बच्चों आप लोगों को? सर वीडियो में आ रही है। यस सर। देखो आजकल ये बेटा नेट का बड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत। अभी आ रही है आवाज मेरी? सर मेरा आवाज आ रही, वीडियो आगे वीडियो नहीं आया। थोड़ा नेट का बेटा दिक्कत है, क्या करें? तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? सर मैं 3 बार बाहर निकल के आया वापस। ओके भाई वो तो तू देख लो चेक कर लो आप लोग। सर आप अटक रहे हो, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अभी थोड़ी देर में दिखेगा।